हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड्स, आज हम एमपी जीके में पढ़ेंगे नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। अभयारण्य को इंग्लिश में कहा जाता है सेंचुरीज। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रीलिम्स में और मेंस एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इन दोनों में अंतर क्या है। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर जो लिखा अभयारण्य, ठीक है, तो अभयारण्य ये शुद्ध शब्द होता है, इसको ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बुक्स में कई जगह आप देखते होंगे तो ये अभयारण्य में आपको आधा भ लगा हुआ मिलता है जो कि अशुद्ध शब्द होता है, ध्यान रखना। ये शुद्ध शब्द होता है अभयारण्य, अभयारण्य में भ पूरा होता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यानों में मानव क्रियाओं कलाप पर रोक होती है। मतलब कि मानव संबंधी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं इन पर सब पर रोक लगी रहती है, इन पर प्रतिबंध होता है। फिर इसके बाद में ये आरक्षित वन इसमें आते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ज़्यादातर इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं या कौन से वन पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। और इन आरक्षित वनों को काटने पर रोक लगा रहती है, इस पर प्रतिबंध होता है। इस यहाँ पर न तो आप पशु चरा सकते हैं और न ही आप पेड़ों को काट सकते हैं, ठीक है। ये सब अपने राष्ट्रीय उद्यान में नियम होते हैं। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है अभयारण्य। अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलापों पर कोई रोक नहीं होती। मतलब जो मानवीय क्रियाकलाप होती है जैसे घूमना फिरना यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पर संरक्षित वन होते हैं। मतलब ये होता है कि सरकार की अनुमति से या सरकार से परमिशन लेकर यहाँ पर कुछ वृक्षों को काटा जा सकता है, तो ऐसे वन यहाँ पर होते हैं संरक्षित वन। फिर यहाँ पर पशुचारण पर भी प्रतिबंध नहीं होता। ये होते हैं अभयारण्य, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, तो अब मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है 12। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनको हम 2 भाग में बांट देते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो हो जाता है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हो जाता है अन्य राष्ट्रीय उद्यान। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है या टाइगर को संरक्षित किए जाने की परियोजना इसमें चलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या या टाइगर की संख्या कम होती जा रही है। तो इन्हीं टाइगर्स को, इन्हीं बाघों को सुरक्षित रखने के लिए हमारी भारत सरकार ने यह योजना चलाई जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट में हमारे मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, तो पहला इसमें है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और छठवां होता है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद में अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाद फिर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऐसे कुल हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। तो इनको याद रखना, इनके नाम अपने से पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी लिस्ट भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क या कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर पहला आगे देखिए, फिर इसमें प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं ये हमारे भारत में कब शुरू होता है और विश्व के स्तर पर शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व के स्तर पर सबसे पहली बार इस टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है गैनी मैनफोर्ड। इसको याद रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विश्व के स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट करने की सिफारिश किसने की थी, तो ये थे गैनी मैनफोर्ड। इन्होंने सर्वप्रथम सिफारिश की थी पूरे विश्व में। फिर हमारे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शामिल करने के लिए सिफारिश किसने की थी, तो कैलाश सांखला ने। कब की थी इन्होंने सिफारिश, तो 1973 में, ध्यान रखना। तो इन्होंने सिफारिश की और हमारी भारत सरकार ने इनकी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, तो 1973 में हमारे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया जाता है।
फिर हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको कब शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया है, जो हमारे मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत की गई थी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से इस प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से यह प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया जाता है, और इसका ईयर भी आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। तो इसको याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो हमारे मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद फिर दूसरा नंबर किसका आता है, कर्नाटक का। तो कर्नाटक में बाघों की संख्या कितनी है, 524, और उत्तराखंड में टाइगर की संख्या कितनी है, 442 है। तो इन तीनों राज्यों में अभी टॉप पर कौन सा स्टेट है, अपना MP है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइगर है, तो इनको बचाने के लिए हमारी सरकार ये प्रोजेक्ट टाइगर चला रही है। तो इनको इस प्रोग्राम के तहत इन टाइगर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है, इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब इस कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना फ्रेंड्स। तो पहला देखिए इसमें कान्हा-किसली नेशनल पार्क, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कान्हा-किसली नेशनल पार्क की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, देखिए। अब ये है कहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये हमारे मध्य प्रदेश में मंडला जिले में और बालाघाट जिले में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान आता है। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये अपने से MPPSC में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में कब की जाती है, तो इसको ध्यान रखना कि पहले इसे 1933 में 1933 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको स्थापित किया जाता है, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर 1974 में 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया था। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे या जहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। अब ये हवाई पट्टी क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्लेन उतारे जा सकते हैं जिसको कहा जाता है हवाई पट्टी। अब हवाई पट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर हवाई जहाज़ उतारे जा सकते हैं, इसके लिए ये हवाई पट्टी की यहाँ पर इस स्थापना की गई, यहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है और ये अपने से एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर कान्हा-किसली नेशनल पार्क में दो नदियाँ बहती हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, हालो और बंजर नदी। तो इन नदियों के नाम अपने से पूछे गए हैं कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में दो कौन सी नदियां बहती हैं, तो हालो और बंजर नदियां हैं, और इन्हीं नदियों में जो घाटी पाई जाती है उन्हीं घाटी को कहा जाता है हालो और बंजर घाटी। ठीक है, ये अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना। तो ये दोनों घाटियाँ कहाँ पर हैं, हालो और बंजर घाटी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है, और यहीं पर दो नदियाँ कौन सी बहती हैं, हालो और बंजर नदी। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। तो एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, तो यह हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क, इसको याद रखना। इसके बाद फिर इसी कान्हा-किसली नेशनल पार्क में यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, तो ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और यही बारहसिंगा हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा एक नेशनल पार्क है जहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है, तो ये हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क।
और इस योजना के तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों के बीच में एक जंगल गलियारा बनाया जाएगा, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। तो कान्हा-किसली से फिर ये पन्ना और पन्ना से फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को जोड़ा जाएगा इस जंगल गलियारे से। अब ये जंगल गलियारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर रोड का निर्माण होगा, ठीक है, बड़ा रोड का निर्माण होगा जहाँ पर ये तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन योजना और इसी को जंगल गलियारा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। शुभंकर को इंग्लिश में कहते हैं मस्कट, या अपनी सरल भाषा में अपन कह देते हैं लोगो, ठीक है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने 2017 में अपना शुभंकर जारी किया है। और इस शुभंकर का नाम क्या था, तो इस शुभंकर का नाम आपको याद रखना है भूरसिंह बारासिंगा। ये इसका शुभंकर है इस राष्ट्रीय उद्यान का। शुभंकर को इंग्लिश में कहते हैं मस्कट। और इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी, तो इसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने तैयार की थी। तो यहाँ पर देखिए ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का ये है मस्कट फ्रेंड्स, ये शुभंकर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये शुभंकर है हमारे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। इसका नाम क्या है, भूरसिंह बारासिंगा। और इसको तैयार किसने किया था, तो इसका नाम है रोहन चक्रवर्ती, इन्होंने इसको तैयार किया था, इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद में इसी राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह प्ले स्कूल स्थापित की जाएगी, तो ये यहाँ पर प्रस्तावित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर भूरसिंह प्ले स्कूल को स्थापित किया जाएगा, तो ये है अपना कान्हा-किसली नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, आगे आ जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अभी माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में आता है, तो इसको ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन अपने से यही पूछा जाएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। तो ये कहाँ पर आता है, ये शिवपुरी जिले में आता है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, और इसके बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है, तो ध्यान रखना 1958 में, 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान की ही फोटो है जो शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। इसी शिवपुरी को पर्यटक नगरी भी कहा जाता है, इसी को पर्यटक नगरी का दर्जा दिया गया शिवपुरी को। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 375.230 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है माधव राष्ट्रीय उद्यान का। यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी की चोटी पर एक भवन बना हुआ है, उस भवन का नाम है जॉर्ज केसल भवन। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉर्ज केसल भवन हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये हमारे माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। तो ये जॉर्ज केसल भवन क्यों बनाया गया था, तो हमारे भारत में जॉर्ज पंचम और मेरी ये आने वाले थे, तो भारत में तो आए थे परंतु यहाँ पर नहीं आए थे। कहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले थे, उनके आने की खुशी में ये जॉर्ज केसल भवन बनाया गया था, परंतु कारणवश यहाँ नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। इसके बाद फिर इसका निर्माण कब किया जाता है, तो 1911 में इसका निर्माण किया गया था, परंतु ये नहीं आए थे। इसके बाद फिर इसी राष्ट्रीय उद्यान से एक नेशनल हाईवे गुजरता है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है NH46। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा एक नेशनल हाईवे गुजरता है, तो उस नेशनल हाईवे का नाम है NH46। ये नया राजमार्ग है फ्रेंड्स, याद रखना। इसके बाद फिर यहाँ सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक पशु तेंदुआ पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में 3 झील हैं, तो वे 3 झील कौन कौन सी हैं, तो पहली झील है सांख्य सागर, दूसरी झील का नाम है जाधव सागर और तीसरी झील का नाम है माधव सागर। ये 3 झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर ये 3 झीलें पाई जाती हैं। तो ये है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में इसी राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम याद रखना है मनिहार नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी बहती है, तो ये है अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की फोटो आपको हम दिखाते हैं। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का मेन गेट है जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू लैंड ऑफ टाइगर्स,
है ना, मतलब बाघ की भूमि इसको कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखिए फोटो, इसमें टाइगर की फ़ोटो है। तो इन्हीं बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जगह जगह राष्ट्रीय उद्यानों में चलाया जा रहा है, हमारे भारत में भी चलाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया जिले में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की जाती है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया जाता है, तो ये 1968 में इसकी स्थापना की जाती है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ये है ईयर इसका। इसके बाद फिर 1993 में 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष क्या है, तो आपको क्या बताना है, 1968। फिर आपसे पूछें कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया जाता है, तो 1993 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ही बाघों के संरक्षण के लिए यह योजना चलाई जा रही है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। इसका क्षेत्रफल है 448.842 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है, इसको ध्यान रखना। और ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में वह कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यह है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद फिर यहाँ पर बघेल राजा कभी शिकार करने आया करते थे, इसलिए इसको बघेल राजाओं की शिकार स्थली भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बघेल राजाओं की शिकार स्थली किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। इसके बाद यहाँ पर बाघों का घनत्व अधिक है, इसलिए इसको टाइगर लैंड कहा जाता है या बाघों की भूमि कहते हैं, इसको ध्यान रखना। जब यहाँ पर बाघों का घनत्व ज़्यादा है तो इसी कारण इसकी तुलना राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इससे इसकी तुलना की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर संस्कृत अभिलेख स्थित है, तो यह है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर बांस की प्रजाति अधिक पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर बांस की प्रजाति अधिक पाई जाती है, तो यह है अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी स्थापित है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है, तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में इसी राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी बहती है जिसका नाम है चरण गंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी एक नदी बहती है, तो उसका नाम है चरण गंगा नदी, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर यहाँ पर जंगली भैंसों का भी संरक्षण किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर ये जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है, तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये सिवनी जिले में है और कुछ भाग इसका छिंदवाड़ा में आता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी फ़ोटो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, ये इसका मेन गेट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जहाँ पर लिखा हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसको एक नाम से और जाना जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका एक नाम और क्या है, तो इसका एक नाम और होता है इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है। इसे 1975 में 1975 में अभयारण्य के रूप में स्थापित किया जाता है और 1983 में 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था या इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य के रूप में पहले कब स्थापित किया जाता है, तो इसका ध्यान रखना आपको, कब, 1975 में अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ और 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। फिर इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया जाता है, तो 1992 में, 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल कर लिया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 292.857 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है, इसका एरिया है ये।
इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है पेंच नदी। ये अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। इसके बाद एक और कौन सी नदी है, तो एक और नदी का नाम है हिर्री नदी। ये हिर्री नदी भी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है या बहती है। इसके बाद में इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है जंगल बुक। तो ये जंगल बुक किसकी रचना है, तो ये रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। तो इसको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द जंगल बुक किसकी रचना है, तो रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। तो इस रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक में किसका वर्णन किया है, तो इसमें इसने मोगली का वर्णन किया है। मोगली को इस बुक में पात्र बनाया गया है, आ रहा समझ में। और इसी आधार पर यहाँ पर प्रतिवर्ष मोगली उत्सव मनाया जाता है। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोगली उत्सव हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। इसी कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोगली लैंड कहाँ पर पाया जाता है या मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान को भी कहा जाता है, तो ये अपने पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भी कहते हैं। इसके बाद में इसी राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन हमको कहाँ पर मिलता है, तो अकबरनामा में हमको इसका वर्णन मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि उस ज़माने में राष्ट्रीय उद्यान था, ये तो उस ज़माने में राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। तो यहाँ पर जो जंगल क्षेत्र है, इस जंगल क्षेत्र का वर्णन इस अकबरनामा में हमको मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना आप लोग, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में आता है। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है, तो इसे 1979 में स्थापित किया जाता है, ध्यान रख लेगा 1979। इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो 4.452 वर्ग किलोमीटर या 4.452 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो बिल्कुल बीच नगर में स्थापित है, बीच नगर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो नगर के, शहर के बीचों बीच स्थित है, तो ये है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर यहाँ पर सर्प उद्यान स्थापित किया गया था, आ रहा समझ में। तो हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सर्प उद्यान स्थापित किया गया था। ये सर्प उद्यान क्या है, तो यहाँ पर सर्पों को भी रखा जाता है, इसलिए इसको सर्प उद्यान भी कहते हैं। इसको आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे ISO 9001-2008 अवार्ड प्रदान किया गया था। तो यह अवार्ड प्राप्त करने वाला ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद यहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क। तो ये बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क, यहाँ पर ये पार्क है, ध्यान रखना है ना। तो इस पार्क में क्या है, तो बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क में यहाँ पर पक्षियों को गोद लेने की प्रथा भी है। तो इसमें क्या होता है, गोद लेने में, तो जो व्यक्ति पक्षियों को गोद लेना चाहता है गोद ले सकता है, और जब तक इसका समय रहेगा गोद लेने का, तो उस समय तक उन पक्षियों का खर्चा उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है, जिसको कहते हैं पक्षियों को गोद लेने की प्रथा, ठीक है, या योजना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्ड या पक्षियों को गोद लेने की योजना हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, तो यह है अपना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है आपको, है ना। इसके बाद में अगला जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब फ्रेंड्स पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो देखिए मैं आपको मेन गेट दिखाता हूँ। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का बिल्कुल मेन गेट है ये, है ना। अब ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में और कुछ भाग इसका छतरपुर जिले में है। तो दोनों जिलों में इसका क्षेत्रफल आता है, इसका क्षेत्र आता है, इसलिए दोनों जिलों में इनको याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पन्ना में और छतरपुर में। ठीक है, अब देखिए आगे शुरू करते हैं इसको, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 1981 में, 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। किसको, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। और इससे 1994 में, 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था, तो इसका ईयर आपको ध्यान रखना 1994, और स्थापना वर्ष क्या है इसका 1981। इसका एरिया है
542.662 किलोमीटर स्क्वायर, हिंदी में 542.662 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का। इसके बाद में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2017 में इसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 2017 में किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का अवार्ड या पुरस्कार दिया गया था? तो ये है अपना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और दिया था किसने? तो हमारे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसको ये अवार्ड या यह पुरस्कार दिया था। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। अब ये क्यों कहते हैं इसको? तो इसको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पन्ना जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन होता है, ठीक है। और इसी पन्ना जिले में हमारा ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहते हैं। इसके बाद इसी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, केन नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? तो वह है केन नदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक रेप्टाइल पार्क स्थापित है, ध्यान रखना। रेप्टाइल पार्क मतलब क्या होता है? तो जो सरीसृप प्राणी होते हैं उनको यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद में इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? जंगली भैंसें। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगली भैंसें कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसको ध्यान रखना। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध का पुनर्वास भी किया जा रहा है। इसी कारण यहीं पर एक केंद्र बनाया गया जिसका नाम है गिद्ध पुनर्वास केंद्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गिद्ध पुनर्वास केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। तो गिद्ध का पुनर्वास केंद्र क्यों स्थापित किया गया फ्रेंड्स? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण लगातार गिद्धों की संख्या भी घट रही है और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जब गिद्धों की संख्या कम होने लगी तो हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर एक गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर यहाँ पर चिंकारा ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा? तो हमारे मध्य प्रदेश में चिंकारा ज़्यादा इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसी कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की गई है और यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? पचमढ़ी में फ्रेंड्स। और किस ज़िले में आता है? होशंगाबाद ज़िले में। यहाँ पर देखिए आप, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दिखा रहा है आपको, है ना, ये दिख रहा है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर लिखा हुआ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, ठीक है। सतपुड़ा और स्वागतम इसमें लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में आता है? ये होशंगाबाद ज़िले में आता है, ठीक है। तो यहीं पर देखो लिखा हुआ है, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लिखा है और उसके ऊपर लिखा है डॉक्टर सलीम अली स्मृति द्वार। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि बताइए वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें ये डॉक्टर सलीम अली स्मृति द्वार बना हुआ है? तो डॉक्टर सलीम अली स्मृति द्वार ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बना हुआ है, यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बना हुआ है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1981 में होती है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 528.729 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। इसके बाद में यहाँ पर सर्वाधिक कौन से पशु पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ज़्यादा कृष्णमृग और गौर पक्षी ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो पचमढ़ी है, इस पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, मतलब आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पचमढ़ी को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या इंग्लिश में कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें इसको शामिल किया गया है। और 1999 में 1999 में इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो इसे 1999 में या 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसके बाद फिर अगला राष्ट्रीय उद्यान है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है देखिए इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर आता है ये? तो ये सीधी जिले में आता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में 1981 में 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था
और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है, तो इसका ईयर आपको ध्यान रखना है 2008। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो 466.657 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम ध्यान रखना है बनास नदी। तो बनास नदी इसी से होकर बहती है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है इस संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का, और छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश में वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो यह है हमारा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कुछ टूरिज्म प्लेस है जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। कन्हैया दाह जलप्रपात और दूसरा होता है रामदाह कुंड, ये वहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला जाता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फॉसिल नेशनल पार्क। तो फॉसिल नेशनल पार्क या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है, ये तो डिंडोरी जिले में आता है। अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं यहाँ पर इसका ये मेन गेट है राष्ट्रीय, ये अपना लिखा भी है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुवा डिंडोरी। तो इसको घुघुवा नाम क्यों दिया गया है फ्रेंड्स, तो घुघुवा नाम इसका इसलिए है क्योंकि डिंडोरी जिले में एक क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, जिसका नाम है घुघुवा, और उस स्थान पर यह इस स्थान पर यहाँ पर ये नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। तो घुघुवा नामक ग्राम में होने के कारण इसका नाम है घुघुवा भी है, और किस जिले में आता है, डिंडोरी में। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका मेन गेट है, ये लिखा भी उसमें राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुवा डिंडोरी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब होती है, तो इसका स्थापना वर्ष है 1968। 1968 में इसे अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1983 में 1983 में एक डिंडोरी में घुघुवा नाम की जगह है, वहाँ पर इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया जाता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि जो घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है या फिर फॉसिल नेशनल पार्क है, इसको अभयारण्य के रूप में स्थापित कब किया था, तो 1968 में। फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान में कब शामिल किया जाता है, या इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 1983 में। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। अगर अभयारण्य पूछ रहा है तो 1968 1968, और अगर पूछ रहा है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया या इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कब किया गया, तो आपको बताना है 1983 में। ठीक है, 1983। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है अपना ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, या इंग्लिश में इसको फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारे भारत में जीवाश्म अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो अशोक साहनी को जीवाश्म अध्ययन का पिता कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए इनको भारत में जीवाश्म अध्ययन का पिता कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होता है ये। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये किस जिले में है, तो ये खंडवा जिले में आता है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 2004 में। इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो 293.56 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल होता है। इसके बाद फिर देखिए आगे अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये धार जिले में आता है। अब धार जिला किधर है फ्रेंड्स, तो हमारे मालवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, धार। इसके बाद में इसकी स्थापना कब होती है, तो 2010 में इसकी स्थापना की जाती है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका क्षेत्रफल 89.740 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से एक नदी बहती है जिसका नाम है जोबट नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से ये जोबट नदी बहती है। ठीक है, और इसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं, इसलिए इसको डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, किस जिले में आता है,
तो ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। पहले यह अभयारण्य था, अब यह वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको कब स्थापित किया जाता है अभयारण्य के रूप में? तो 1981 में 1981 में इसे अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और हमारी सरकार के द्वारा 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो अब ध्यान रखना, हमारे मध्य प्रदेश में इसको मिलाकर अब 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इससे पहले कितने थे? 11 थे। तो उसको ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल 748.761 वर्ग किलोमीटर है। इसको ध्यान रखना। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर गुजरात के गिर से एशियाई शेर यहाँ पर लाया जाएगा। तो एशियाई शेर मतलब बब्बर शेर, उनको यहाँ पर लाया जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर गुजरात के गिर से बब्बर शेर को लाया जाएगा या एशियाई शेर को लाया जाएगा? तो ये है अपना कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कुछ अभयारण्य हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो वैसा तो हमारे मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स वर्तमान में अब 30 अभयारण्य हैं, जबकि इससे पहले कितने थे? इससे पहले थे 31 और अब कितने हैं? 30 हैं। तो एक कहाँ चला गया? तो अब एक को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो उसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य में पहला है खिवनी। तो ये अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य फ्रेंड्स ये खिवनी अभयारण्य। ये अपने से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कौन सा है? तो ये खिवनी अभयारण्य है। और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है और थोड़ा सा भाग इसका सीहोर में आता है। यह कब स्थापित किया जाता है? तो 1955 में 1955 में इसकी स्थापना की जाती है। दूसरा है नरसिंहगढ़ अभयारण्य, या इसी को एक नाम से जानते हैं रॉक अभयारण्य। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि रॉक अभयारण्य किसे कहा जाता है, तो ये नरसिंहगढ़ अभयारण्य को कहा जाता है। कहाँ पर है ये? राजगढ़ जिले में है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1974 में। इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला जाता है कामधेनु गौ अभयारण्य। ये हमारे भारत का और हमारे मध्य प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य है जहाँ पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये आगर मालवा में है। ठीक है। इसकी घोषणा हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने कब की थी? 2012 में फ्रेंड्स। इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कामधेनु गौ अभयारण्य इसकी घोषणा हमारी सरकार ने कब की थी? 2012 में। लेकिन इसका उद्घाटन वर्ष क्या है? यह इसका उद्घाटन कब किया जाता है? तो इसका उद्घाटन याद रखना 2017 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो कामधेनु गौ अभयारण्य होता है इसको कब स्थापित किया जाता है, तो ध्यान रखना इसकी घोषणा हुई थी 2012 में और इसका उद्घाटन वर्ष क्या है? 2017। तो सितंबर 2017 में यहाँ पर कामधेनु गौ अभयारण्य को शुरू किया जा चुका है, जहाँ पर लगभग 4000 से भी अधिक गायों का संरक्षण किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला आता है सुरमानिया। तो सुरमानिया अभयारण्य कहाँ पर है? खंडवा में। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 2016 में। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है बोरी। ये बोरी अभयारण्य कहाँ पर है? तो बोरी अभयारण्य है होशंगाबाद जिले में। ठीक है। इसके बाद कब इसकी स्थापना की जाती है? 1977 में, 1977 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला आ जाता है गांधी सागर अभयारण्य। ये इसको ध्यान रखना, यहाँ पर गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पर? गांधी सागर अभयारण्य में। और कहाँ पर आता है ये? मंदसौर जिले में। कब इसकी स्थापना की जाती है? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आ जाता है दुर्गावती अभयारण्य। तो यह दुर्गावती अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? ये दमोह जिले में आता है और इसकी स्थापना 1997 में 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कालीभीत कालीभीत अभयारण्य। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर भालू अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कालीभीत अभयारण्य में। और यह कालीभीत अभयारण्य कहाँ पर है? अपने बैतूल जिले में है। कब इसकी स्थापना की जाती है? 2016 में। अगला जाता है बगदरा अभयारण्य। बगदरा अभयारण्य ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो सीधी जिले में आता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना की जाती है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पनपठा। अब पनपठा अभयारण्य कहाँ पर है? तो इसको ध्यान रखना आप लोग। पनपठा अभयारण्य ये शहडोल जिले में है। और कब इसकी स्थापना की जाती है? तो इसकी स्थापना
1983 में की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो पनपटा अभयारण्य है ये हमारे मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थापित है, तो शहडोल जिले में स्थापित है। ये कब किया गया था इसकी स्थापना, तो 1983 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला अभयारण्य है रालामंडल अभयारण्य। तो रालामंडल अभयारण्य का क्षेत्रफल 2.340 वर्ग किलोमीटर है और यह हमारे मध्य प्रदेश में सबसे छोटा अभयारण्य है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, तो यह है रालामंडल। ठीक है। इसके बाद में कहाँ पर आता है ये, तो इंदौर में आता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1989 में 1989 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला अभयारण्य आ जाता है मानधाता अभयारण्य। ये कहाँ पर है, खंडवा जिले में है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 2016 में। इसके बाद फिर अगला अभयारण्य आता है गंगेऊ अभयारण्य। ये किस जिले में आता है, पन्ना जिले में आता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला अभयारण्य है ओरछा अभयारण्य। तो ओरछा अभयारण्य कहाँ पर आता है, टीकमगढ़ जिले में आता है। और कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1994 में 1994 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला अभयारण्य आता है कट्ठीवाड़ा अभयारण्य। ये किस जिले में आता है, तो वर्तमान में ये अलीराजपुर जिले में आता है और इसकी स्थापना कब की जाती है, 2016 में। इसके बाद अगला जाता है रातापानी। तो ये रातापानी अभयारण्य हमारे मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो इसमें ध्यान रखना आप लोगों को, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कौन सा है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो यह है रातापानी, 2010 की बात है। इसके बाद कहाँ पर आता है ये रातापानी, तो रायसेन जिले में आता है और इसकी स्थापना कब हुई, 1976 में, 1976 में। अगला आता है नौरादेही अभयारण्य। तो नौरादेही अभयारण्य इसकी स्थापना सागर जिले में की जाती है और सागर में कब, 1984 में, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 1194.670 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो ये नौरादेही है। कहाँ पर है, सागर में है। जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 1194.670 वर्ग किलोमीटर है। तो जो अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है, तो इनके ही क्षेत्रफल आपको याद रखना है। बाकी के क्षेत्रफल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे बड़े का क्षेत्रफल पूछेगा या सबसे छोटे का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नौरादेही में ध्यान रखना, चीतों की प्रजातियों की पुनर्स्थापना की जा रही है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में चीतों की संख्या कम हो रही है। और ये चीते कहाँ से लाए जाएंगे, तो ये चीते नामीबिया से लाए जाएंगे। और ये नामीबिया किस देश में, कहाँ, किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, इसलिए इनको कहा जाता है अफ्रीकन चीता। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में अफ्रीकन चीता को लाया जाएगा, तो ये नौरादेही में लाया जाएगा। कहाँ से लाया जाएगा, ये नामीबिया से लाया जाएगा। नामीबिया किस महाद्वीप का देश है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश के जैवमंडल। तो मध्य प्रदेश के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से, तो पहला है पचमढ़ी। पचमढ़ी किस जिले में आता है, ये होशंगाबाद जिले में आता है। इसे कब शामिल किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 1999 में 1999 में इसे शामिल किया गया था। यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी घाटी अभयारण्य, इन दोनों को शामिल किया गया है किसमें, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। इसके बाद में 2009 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पचमढ़ी जो होशंगाबाद जिले में आता है, इसे कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, तो 2009, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहीं पर बड़ी गिलहरी पाई जाती है और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। ये विशेष प्रजाति की गिलहरी है, इसीलिए इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया है। तो इसको ध्यान रखना। अगला जाता है अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश। अब ये अचानकमार वैसे तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कुछ भाग इसका हमारे मध्य प्रदेश में है जो अमरकंटक से लगा हुआ है। तो ये अमरकंटक अचानकमार, इनको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कब शामिल किया जाता है, 2005 में। यहाँ पर सारस पाए जाते हैं, सारस। इसके बाद में 2012 में
2012 में भी इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया है, तो 2012 में। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर है, पन्ना में और छतरपुर में है। इसे कब शामिल किया जाता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, तो 2011 में इसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, केन नदी। ठीक है, इसके बाद में इसके अंतर्गत इस पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में किसे किसे शामिल किया गया है, तो इसमें गंगेय अभयारण्य को, केन अभयारण्य को और इसके बाद फिर ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, इनको इसमें शामिल किया गया है पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। 2020 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया है, तो इसको आप ध्यान रखना 2020। ठीक है, इसके बाद अगला आता है विशेष जंतुओं के लिए संरक्षण किस किस अभयारण्य में किया जा रहा है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे विशेष जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका संरक्षण हमारे मध्य प्रदेश के कुछ अभयारण्यों में किया जा रहा है। तो कौन कौन से अभयारण्य हैं जहाँ पर कुछ विशेष पक्षी, कुछ विशेष जंतु का संरक्षण किया जा रहा है। तो पहला देखिए इसमें खरमोर पक्षी। ठीक, अब खरमोर पक्षी को कितने अभयारण्य में संरक्षित किया जा रहा है, तो 2 अभयारण्यों में इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पर ये खरमोर पक्षी मैं आपको बता देता हूँ, जो इस प्रकार थोड़ा मोर के जैसा दिखता है, ये थोड़े मोर जैसा दिखता है इसलिए इसको खरमोर पक्षी कहा जाता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस किस अभयारण्य में इनको संरक्षित किया जा रहा है, तो पहला है घाटी गांव। तो घाटी गांव ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, ग्वालियर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो खरमोर पक्षी है, ये खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पर, ग्वालियर अभयारण्य में। ग्वालियर में जो घाटी गांव अभयारण्य यहाँ पर। दूसरा अभयारण्य का नाम है करेरा अभयारण्य। इसकी स्थापना कब होती है, 1981 में, और मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, शिवपुरी जिले में। ये दोनों जिलों में ही ये खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर दूसरा आता है सोन चिड़िया। तो सोन चिड़िया का संरक्षण हमारे मध्य प्रदेश के 2 जिलों में किया जा रहा है। कौन कौन से में, एक तो रतलाम में और दूसरा धार में। तो 2 अभयारण्य हैं जहाँ पर ये सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। तो पहला है सैलाना। तो ये सैलाना अभयारण्य किस जिले में आता है, रतलाम जिले में आता है, और इसकी स्थापना कब की जाती है, 1983 में। तो 1983 में इस अभयारण्य की स्थापना की गई और इस अभयारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, फोटो, ये सोन चिड़िया की है, ये सोन चिड़िया है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। ये एक विशेष प्रजाति की चिड़िया होती है जो दिखने में थोड़े गोल्डन कलर की होती है, सोने के रंग जैसी होती है और बड़ी होती है। अब धीरे धीरे ये लुप्त हो रही है। तो इनका संरक्षण करने के लिए इन अभयारण्यों को, ठीक है, आरक्षित किया गया है। तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सैलाना में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। फिर दूसरा आता है सरदारपुर। सरदारपुर किस जिले में आता है, तो धार जिले में आता है, ध्यान रखना। तो सरदारपुर अभयारण्य में इस सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है और इस अभयारण्य की स्थापना 1983 में 1983 में की गई थी। तो ये 2 अभयारण्य है फ्रेंड्स जहाँ पर ये सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। और ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोन चिड़िया का संरक्षण किस किस जिले में, किस किस अभयारण्य में किया जा रहा है। तो इसको याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला आ जाता है घड़ियाल के संरक्षण के लिए अभयारण्य। तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 अभयारण्य हैं जहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसमें देखिए पहला चंबल अभयारण्य। तो चंबल अभयारण्य की स्थापना 1978 में 1978 में मुरैना में की जाती है और इसी चंबल अभयारण्य में घड़ियाल को संरक्षित किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये फोटो, ये घड़ियाल की तस्वीर, ठीक है। घड़ियाल में और अपने मगरमच्छ में दोनों में अंतर होता है फ्रेंड्स। मगरमच्छ का मुंह थोड़ा मोटा होता है, बड़ा होता है, और इसका मुंह ऐसा थोड़ा देखना ये लंबा होता है, ये ठीक है। तो घड़ियाल का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है, तो चंबल अभयारण्य में किया जा रहा है। कहाँ पर, मुरैना जिले में आता है। 1978 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद केन अभयारण्य की स्थापना 1981 में 1981 में की जाती है, जो छतरपुर और पन्ना जिले में आता है। यहाँ पर भी घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है।
इसके बाद फिर अगला आ जाता है सोन अभयारण्य। तो ये सोन अभयारण्य कब स्थापित किया जाता है? 1974 में इसकी स्थापना की गई और मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिले में स्थित है। यहाँ पर भी ये घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या नहीं समझ में आया हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।